वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, जो कि फोटो सिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में, डीएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा। अब हम देखेंगे फैट सिंथेसिस के बारे में कि कैसे वसा का निर्माण कैसे होता है। तो वसा का निर्माण वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड लंबा प्रोसेस है, पर हम इसको सिंपल तरीके से देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है हम उसको देखेंगे। तो जैसा फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम याद करेंगे तो उसमें दो चीज़ होता है वसा में, एक है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों मिल करके वसा का निर्माण होता है या लिपिड का निर्माण होता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है ये 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें COOH इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल में। ये जो COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको बोलते हैं, इस ग्रुप में फैटी एसिड जुड़ता है। जो फैटी एसिड का जो अणु होता है वो आके यहीं पर दोनों जुड़ते हैं। यहाँ से एक पानी का अणु निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और फैटी एसिड का जो चेन है, वो फैटी एसिड का चेन यहाँ पर आके यहाँ जुड़ जाता है। यहाँ पर एक बंधन बन जाता है, एक बॉन्ड तैयार होता है, पानी निकल जाता है और ये यहाँ आकर के जुड़ जाता है। तो इस तरीके से एक वसा का अणु का निर्माण होता है। तो एक वसा का जो अणु है उसमें ग्लिसरॉल का एक अणु होता है और फैटी एसिड होते हैं। तो मिनिमम जो है उसमें 3 फैटी एसिड्स होंगे और एक ग्लिसरॉल होगा, और ये दोनों मिल करके एक फैट का अणु का निर्माण करेंगे या फैट मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, वसा अम्ल का निर्माण होगा। तो इसमें जैसा कि दो चीज़ है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है, तो ग्लिसरॉल पहले बनेगा या ग्लिसरॉल भी बनेगा, फैटी एसिड भी बनेगा, ये दोनों अलग अलग बनता है और फिर आपस में आके जुड़ जाते हैं। तो जो ग्लिसरॉल का बनना है तो उसका एक कॉमन मेथड है जिसमें कि जो नॉर्मली पौधों में होता है वो होता है आपको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इससे नॉर्मली ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इसको अगर आप याद करेंगे, इस कंपाउंड को, इस यौगिक को, तो जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज टूट के, और ग्लूकोज में जैसा कि हम जानते हैं 6 कार्बन रहता है, तो 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान टूट करके 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बनाता है। ग्लाइकोलिसिस में ये होता है, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बनता है। ये जो 6 से 3 टूटने की प्रक्रिया है, यहाँ बीच में ये होता है, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ऐसा बनता जाता है। और बीच में एक जगह पे ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। ये ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट ये एक आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब इसी के तरह का एक और कंपाउंड होता है जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ये जब टूटता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान तो ये बनते हैं, या तो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब इससे ये उससे वो ऐसा बनता रह सकता है। मतलब इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, कोई भी बन सकता है और कोई भी आगे जा सकता है। तो ये जहाँ पे ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, यौगिक में टूटता है, तो उसमें 2 तरह के बनते हैं, एक ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये ग्लिसरॉल के निर्माण में जा सकता है या ये आगे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में जा सकता है। तो इससे जब ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये आता है आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा, वहाँ से ये आता है। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है इससे पहले अल्फ़ा ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनता है और उससे फिर फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो इसमें ये जो एंजाइम जो इसमें है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, जो कि इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को अल्फ़ा ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदलता है। और वहाँ पे फिर एक दूसरा एंजाइम काम करता है ग्लिसरॉल फॉस्फेटेज। तो ये ग्लिसरॉल फॉस्फेटेज उस पर काम करके इसको फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। तो इस तरीके से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जब
फैटी एसिड या वसा अम्ल के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो शुरुआत होती है वो 2 कार्बन का एक यौगिक होता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे फैटी एसिड या वसा अम्ल का निर्माण होता है। इसको भी अगर आप याद करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज से टूट के ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बन जाता है या पायरुविक अम्ल जब बन जाता है, ये पायरुविक एसिड एक स्टेप और इसमें होता है जब इसमें से एक NADP2H2 निकलता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे जुड़ता है, जुड़ करके ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है। पायरुविक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और उससे फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र में ये जाता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स चक्र में भी जा सकता है या इस एसिटाइल कोएंजाइम में से वसा अम्ल का निर्माण भी हो सकता है। तो जो ग्लिसरॉल का जो निर्माण होता है वो भी जिस प्रोडक्ट से बनता है, जिससे उसकी शुरुआत होती है, वो भी ग्लाइकोलिसिस के दौरान मिलता है। यानी कि यहाँ पर बीच में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिलता है जिससे कि ग्लिसरॉल का निर्माण होता है और इसी के एक स्टेप में एक कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि फैटी एसिड को बनाता है। तो ये फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल मिल करके अल्टीमेटली फैट का निर्माण होता है या वसा का निर्माण होता है। तो फैट और फैटी एसिड इसको हमें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। फैट जो है वो जो अल्टीमेटली वसा जो तैयार होता है उसको फैट बोल रहे हैं और उसमें एक अम्ल होता है जिसको कि फैटी एसिड बोला जाता है, वसा अम्ल, क्योंकि वो वसा का अम्ल है, वसा में पाया जाने वाला अम्ल है। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। तो वसा एक और अलग चीज़ है, वसा अम्ल अलग चीज़ है। तो दोनों मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। तो जो वसा अम्ल है वो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनेगा और जो ग्लिसरॉल है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनेगा। दोनों प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस उसी प्रक्रिया में तैयार होते हैं। तो ये जो फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए से तैयार होगा। तो इसमें हर स्टेप में क्या होता है कि जो वसा अम्ल होता है ये एक्चुअली एक लंबा चेन होता है कार्बन का। इसमें 14, 16, 18, 20 ऐसे लंबे कार्बन के चेन होते हैं, लंबे चेन बनता है जिसमें किसी में 16 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन ऐसा कार्बन के अणु रहते हैं। तो हर एक स्टेप में 2-2 जुड़ते जाते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो शुरुआत हो रही है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है। तो ऐसा ये जुड़ता जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का ये बार बार जुड़ता जाएगा नया। तो ऐसा 8-10 बार जुड़ेगा, तो 8 बार जुड़ेगा तो 16 कार्बन का चेन बन जाएगा, 10 बार जुड़ेगा तो 20 कार्बन का चेन बन जाएगा। तो ये इस स्टेप में फैटी एसिड चेन इज इंक्रीज बाई 2 कार्बन एटम। तो इसलिए हमेशा एक इवन नंबर में बन रहा है चेन, 16 कार्बन का, 14 कार्बन का, 18 कार्बन का, 20 कार्बन का, क्योंकि एक बार में 2 कार्बन जुड़ता है। तो इसलिए कभी 17-19 ऐसा आपको नहीं मिलेगा, हमेशा इवन नंबर में मिलेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक रिएक्शन करता है और मेलोनाइल कोएंजाइम में बनता है और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है। ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो इसके साथ एक और एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता है। तो एक बार एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, इस एंजाइम की उपस्थिति में मेलोनाइल कोएंजाइम में बदलता है। जब इस फॉर्म में बदला तो इसके साथ फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता है और जुड़ के ब्यूट्रिक एसिड कोएंजाइम में बनता है। तो ये ब्यूट्रिक एसिड जो है इसमें 4 कार्बन होता है। तो इस तरीके से 2 कार्बन और फिर 2 कार्बन, ये दोनों जुड़ के 4 कार्बन का एक यौगिक तैयार हुआ। इसमें जो एंजाइम आता है वो है फैटी एसिड सिंथेटेज एंड कोएंजाइम NADPH2, ये काम में आता है। ये ब्यूटराइल कोएंजाइम है जिसमें कि 4 कार्बन अब बन गया है, ये फिर से मेलोनाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से फिर 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से ये पहले
एक और एक मिल करके दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल करके ब्यूटरिक एसिड बन गया जो कि 4 कार्बन हुए। फिर इसके साथ एक और मैलोनाइल कोएंजाइम में जुड़ता है तो 6 कार्बन हो गया। इस तरीके से ये जुड़ते जाते हैं, एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और 2-2 कार्बन करके उस चेन में संख्या बढ़ती जाती है। पर उसमें एक कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है तो लास्ट में जाके ये कोएंजाइम में अलग हो जाता है और एक फैटी एसिड या वसा अम्ल का चेन तैयार हो जाता है। तो कोएंजाइम में दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल कोएंजाइम इज डेरिवेटिव ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड चेन अप टू 16-18 कार्बन तक तैयार हो जाता है। तो जब इतना तैयार हो जाता है, जब फैटी एसिड बन जाता है लंबा, उसके बाद वो कोएंजाइम में निकल जाता है और फैटी एसिड का चेन जो है फ्री होता है। वो ऐसा फैटी एसिड के जो चेन बनते हैं वो फिर ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं और जुड़ के अल्टीमेटली एक वसा का निर्माण होता है। तो ये एक जस्ट डायग्राम है उसी का। ये एसिटाइल कोएंजाइम है और ये मेलोनाइल कोएंजाइम है। तो पहले जब एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसमें बदलता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, उसके बाद ये दोनों जुड़ते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनाइल कोएंजाइम ए ये जुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और NADP निकल जाता है और ब्यूटराइल कोएंजाइम में बनता है। तो ब्यूटराइल में आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन आ गया है। तो ये 2 कार्बन जुड़ करके ये 4 कार्बन हो गया। इसको कलर कोडिंग से दिखाया गया है ताकि समझ में आए कि 2 कार्बन इससे आया और 2 कार्बन यहाँ से आया, ये दोनों जुड़ गया और जुड़ के ब्यूटराइल कोएंजाइम में बनता है। तो उसके बाद ये ब्यूटराइल कोएंजाइम में वापस जो है एक एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। ये जो बना है ये वापस में इसके साथ या इसके साथ रिएक्शन करता है, करके फिर ये प्रोसेस होता है। ऐसा करके मान लीजिए 7 बार हुआ तो 7 दूनी 14 कार्बन का एक चेन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक लंबा चेन बन जाता है और उसके बाद ये कोएंजाइम ए जो है वो निकल जाता है, कोएंजाइम निकल जाता है और अल्टीमेटली एक वसा अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पे इसको पामिटिक एसिड दिखाया है। तो इस तरीके से ये दोनों एक बार जुड़ के एक 4 कार्बन का कंपाउंड बताते हैं और उसके बाद में सिर्फ उसके बाद में एक इसमें ये जुड़ता जाता है और जुड़ के अल्टीमेटली एक वसा अम्ल का निर्माण होता है। जब वसा अम्ल बन गया और ये वसा अम्ल बन गया और ये ग्लिसरॉल तैयार हो गया है, तो वसा अम्ल में जैसा कि मैंने आपको बताया COOH है, COOH रहता है और इसमें OH रहता है। तो ये COOH और OH जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके यहाँ से एक पानी का अणु निकल जाता है, जैसे H और OH, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है तो H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है और ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों जुड़ जाता है, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ऐसा जुड़ के एक वसा का निर्माण होता है। तो 3 जगह पे ऐसा एडिशन हो रहा है और पानी निकल रहा है। तो जहाँ पे पानी निकलता है ऐसी प्रक्रिया को जनरल टर्म में कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। कॉन्डेंसेशन माने कि पानी का निकल जाना और बंधन बन जाना। तो यहाँ पर या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है इसमें से। तो पानी का ऐड होना हाइड्रोलिसिस बोला जाता है और पानी जब निकलता है उसको डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन या कॉन्डेंसेशन होता है। तो ये दोनों जुड़ जाता है और जुड़ के अल्टीमेटली ये एक वसा का निर्माण होता है। तो ट्राइग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक बन गया। तो ये एक ट्राइग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बन गया जो कि एक लिपिड या वसा है। तो सिंपल लिपिड्स और फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स कंटेन एन अल्कोहल जिसको कि हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, ये ग्लिसरॉल है और उसमें एटलीस्ट एक फैटी एसिड, तो एक फैटी एसिड इसमें है। तो ये अल्कोहल इसलिए बोला गया है कि इसमें OH ग्रुप है जो कि अल्कोहल का ग्रुप है और इसमें ये एसिड है जिसमें COOH। तो COOH ग्रुप और OH ग्रुप ये अल्कोहल ग्रुप और ये एसिडिक ग्रुप जो है वो एसिड वसा अम्ल से आता है और ग्लिसरॉल से यहाँ से अल्कोहल वाला ग्रुप आता है। तो इसको पॉली अल्कोहल भी इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारा अल्कोहल ग्रुप उसमें है। तो ये दोनों जुड़ करके अल्टीमेटली एक वसा का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो है फैटी एसिड का निर्माण इस तरीके से होता है। तो ये जो दिखाया गया है ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि 3 है करके ट्राइग्लिसराइड बोला गया है, ये सबसे सिंपल फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड में यह सिंपल फैट मॉलिक्यूल है, सबसे सिंपल फैट मॉलिक्यूल है। इसमें कम से कम एक जो है
ऐसा वसा अम्ल का चेन जरूर रहेगा। यहाँ पे 3 है, पर कम से कम एक भी रहेगा तो उसको हम फैट बोलेंगे। तो अब हम एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि फोटो पीरियड का या लाइट का पौधों के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से उनके प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस को लाइट पीरियड के कम या ज़्यादा होने से उन पर क्या असर पड़ता है, और उसके आधार पर पौधों को किन वर्गों में बांटा गया है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे, इस पोर्शन में। तो फोटो पीरियोडिज्म जो बोला जाता है, ये बोला जाता है कि एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है कि जो लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, जब प्रकाश पौधे के ऊपर पड़ता है, वो कितने देर तक पड़ता है, उसके हिसाब से उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, क्या घटनाएं होती हैं, उसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो ये बोला जाता है कि फोटो पीरियोडिज्म इज ए फेनोमेनन, मतलब फोटो पीरियोडिज्म एक ऐसी घटना है, कैसी घटना जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसमें पौधे में फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। वो कैसे आता है? रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो दिन और रात के लंबाई के आधार पर कम ज़्यादा होने से, मतलब लाइट कम ज़्यादा पड़ने से, कम कितना घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 8 घंटा, तो लाइट के कम ज़्यादा पड़ने से उस प्रकाश के पड़ने पर उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसके रिस्पॉन्स में उसमें क्या चेंज आता है पौधे में, उस घटना को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। माने कि पीरियड मीन्स समय, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के कितने समय पड़ने से उसमें क्या असर आता है, उसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द फोटो पीरियड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। तो एक दूसरा इसका डेफिनेशन है जो बोलता है कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द फोटो पीरियड, मतलब फोटो पीरियड यानी कि लाइट की प्रकाश कितने देर तक पड़ता है, उसके रिस्पॉन्स में उस प्लांट में क्या परिवर्तन आता है, या प्लांट उसका किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उस समय का जितने समय प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, उसको प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो रिस्पॉन्स कैसे दिखता है? वो रिस्पॉन्स दिखता है इन टर्म्स ऑफ फ्लावरिंग। मतलब उसका असर कहाँ हमको दिखता है कि लाइट जो पड़ रहा है, कितनी देर तक पड़ रहा है, उससे पौधे में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, पौधा कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना देर लाइट पड़ रहा है। तो वो हमको रिस्पॉन्स हमको दिखता है इन टर्म्स ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के संदर्भ में हमको दिखता है, फ्लावरिंग होगा नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स हमको वहाँ दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको भी हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म एक्चुअली एक ऐसी घटना है जहाँ पर प्रकाश के ड्यूरेशन के ऊपर ये निर्भर करता है कि उसमें फ्लावरिंग कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको सबसे पहले गार्नर और एलार्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, और इसको 3 भाग में बांटा जाता है, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि जिस पर कि कितना देर प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होता है, उस ड्यूरेशन का इतना इफेक्ट उस पर नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में लाइट के ड्यूरेशन का असर पड़ता है। वो फ्लावरिंग उसमें होगा कि नहीं होगा, वो निर्भर करता है लाइट के पीरियड के ऊपर। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स इनको बोला जाता है क्योंकि इनमें जो डे लाइट का जो रिक्वायरमेंट है, इनमें जो प्रकाश की कितना देर तक लाइट उनको चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है। नॉर्मली 8 से 10 घंटे उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। उतना 8 से 10 घंटा अगर उनको लाइट मिलेगा तो उनमें नॉर्मल फ्लावरिंग होगा, और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद एक कंटिन्यूस डार्क पीरियड इनको चाहिए होता है 14 से 16 घंटे का। तो 8 से 10 घंटे का इनको नॉर्मली आपको लाइट चाहिए होता है, और करीब 14 से 16 घंटे का इनको अंधेरा चाहिए होता है। वो अंधेरा डार्क पीरियड कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बीच में अगर उनको उसके ऊपर लाइट आ गया तो फिर उसमें फ्लावरिंग में इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग उसका तभी दिखेगा। इसका एग्जाम्पल है राइस, कॉफ़ी, सोयाबीन, टोबैको एंड क्रिसेंथेमम। ये सब ऐसे पौधे हैं जिनमें ये जो इस तरह के ये शो करते हैं। तो इनमें जो है डार्क पीरियड जो है वो क्रिटिकल है। मतलब शॉर्ट डे प्लांट में जो क्रिटिकल है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डार्क पीरियड। इनका डार्क पीरियड जो है, फ्लावरिंग का टाइम जब इसमें आएगा तो उस समय जो है डार्क पीरियड वो क्रिटिकल है। मतलब जितना डार्क पीरियड चाहिए उतना चाहिए। लाइट भले ही थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन डार्क पीरियड कम से कम उतना होना चाहिए। अगर डार्क पीरियड कम हो गया तो उनमें फ्लावरिंग पे असर आएगा, इफेक्ट आएगा। तो इंटरप्टेड विथ ए ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट द शॉर्ट डे प्लांट विल नॉट फ्लावर।
मतलब उनको मान लीजिए 8 घंटे लाइट मिला है, उसके बाद उनको 16 घंटे तक उनको अंधेरा चाहिए। उस 16 घंटे में बीच में अगर थोड़ी देर के लिए भी उनके ऊपर लाइट पड़ गया, खास करके रेड लाइट, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए बोला है कि डार्क पीरियड इसमें क्रिटिकल है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट में डार्क पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोलॉन्गेशन और कंटिन्यूएशन डार्क पीरियड्स इनिशिएट्स अर्ली फ्लावरिंग, और इस तरह का कंटिन्यूस डार्क पीरियड अगर उनको लगातार मिलता जाएगा तो उनमें फिर फ्लावरिंग आ जाता है। तो ये है शॉर्ट डे प्लांट आपको। दूसरी तरफ जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, इनमें जो डे लाइट का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम देखें कि 14 से 16 घंटे उनको अंधेरा चाहिए, यहाँ पे इनको 14 से 16 घंटे लाइट चाहिए। तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स इसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे व्हीट, रेडिश, कैबेज, शुगर बीट, स्पिनच यानी पालक, ये जो है ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। तो इसमें एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि व्हीट को जैसे लगाया जाता है जाड़े के समय में, नवंबर दिसंबर में इसको लगाया जाता है, उस टाइम डे लेंथ कम होता है। लेकिन ये फ्लावरिंग की बात करता है, जिस समय फ्लावरिंग का समय आएगा उस समय मार्च वगैरह आ जाता है, मतलब गर्मी लंबा होने लगता है दिन। तो 14 से 16 घंटा इनको फ्लावरिंग चाहिए होता है, इनको लाइट चाहिए होता है, तो इसमें फ्लावरिंग होता है। तो ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट इन द डार्क पीरियड और द प्रोलॉन्ग लाइट पीरियड स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो उसमें जो है उसमें हम देखेंगे कि उसमें डार्क पीरियड क्रिटिकल था शॉर्ट डे प्लांट में, यानी कि जिस समय अंधेरा रहता है उस समय अगर उनके ऊपर लाइट, जैसे 16 से 18 घंटा उनको अंधेरा चाहिए होता है शॉर्ट डे प्लांट में, और उसके बीच में अगर थोड़ा भी लाइट मिल गया, कुछ देर के लिए लाइट उनके ऊपर पड़ गया, तो उनका फ्लावरिंग पे इफेक्ट आता है। तो उनके लिए डार्क पीरियड क्रिटिकल है। यहाँ पर जो है वो लाइट पीरियड क्रिटिकल है, यहाँ पर इनको लाइट मिलना चाहिए, 14 घंटा 16 घंटा ऐसा लाइट इनको मिलना चाहिए। और अगर इनको एक्सपोजर डार्क पीरियड में अगर इनके ऊपर लाइट पड़ता भी है तो उससे इनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, और अगर कुछ समय के लिए अगर मिलता है तो इनका फ्लावरिंग बोलते हैं और स्टिमुलेट होता है, फ्लावरिंग और जल्दी आता है। पर इसमें लाइट पीरियड क्रिटिकल है, मतलब कम से कम इतना लाइट इनको चाहिए। वहाँ पर शॉर्ट डे में उनको उतना अंधेरा चाहिए कम से कम। तो ये 14 से 16 घंटा शॉर्ट डे में अंधेरा चाहिए होता है, और 14 से 16 घंटा लॉन्ग डे में लाइट चाहिए होता है। तो एक डायग्राम से मैंने दिखाने की कोशिश किया है, जैसे लॉन्ग डे प्लांट अगर है तो उनमें देखेंगे कि दिन की लंबाई जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा है और रात जो है वो छोटी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये डे पीरियड है, जहाँ उसको लाइट मिल रहा है, ये पोर्शन में यहाँ उनको लाइट मिल रहा है, ये लंबा है, और रात जो है छोटा है, कम, तो उसमें फ्लावरिंग आ रहा है। लेकिन अगर इसमें लाइट कम हो गया, लाइट का पीरियड कम हो गया और डार्क ज़्यादा हो गया, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगा। इसलिए लॉन्ग डे प्लांट में बोला गया है कि डे लेंथ जो है ये ज़्यादा क्रिटिकल है। और अगर डे लेंथ जो है छोटा है लेकिन डार्क पीरियड में भी अगर इनको बीच में लाइट दिया गया, मतलब उनका जो लाइट का कमी है वो पूरा हुआ, तो फिर उसमें फ्लावरिंग आ सकता है। तो इस केस में लॉन्ग डे प्लांट में जो लाइट का ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल इसमें जो है लॉन्ग डे में वो लाइट का ड्यूरेशन है। जब इस फोटोपीरियोडिज्म को स्टडी किया गया है, इसका जब अध्ययन किया गया, तो इसमें देखा गया कि इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, जैसे शॉर्ट डे प्लांट है, जब मतलब उसको अंधेरा उतना चाहिए, उसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो रहा है, फ्लावरिंग को रोका जा रहा है किस तरीके से, या स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग का इनिशिएशन होना, इसमें बोलता है कि एक तरह का पिगमेंट इसमें काम करता है जिसको कि फाइटोक्रोम बोला जाता है। तो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है, देखा गया है कि जो कि इससे संबंधित है, जो कि कुछ असर डालता है इस पर, ये लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा नहीं होगा, कितने लाइट में होगा। तो ये फाइटोक्रोम नाम का एक पिगमेंट है, एक रंजक है, ये एक कंपाउंड है। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, इस तरह का पिगमेंट्स होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स यौगिक होते हैं। तो फाइटोक्रोम भी एक तरह का ऐसा पिगमेंट है जो कि इसको कंट्रोल करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। ये फाइटोक्रोम जो है वो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली को अगर हम याद करेंगे तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये फाइटोक्रोम भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि वहाँ पर पाया जाता है। तो फाइटोक्रोम जो है वो रूट में भी मिलेगा, कोलियोप्टाइल मतलब जो ग्रो हो रहा है वहाँ मिलेगा, स्टेम में यानी कि तने पे मिलेगा, हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन्स जो कि पहली पत्तियाँ जो निकलती है,
पेटियोल्स, लीफ ब्लेड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स, जो कलियां बन रही है, फ्लावर टिश्यू, फूलों के उत्तक में, सीड में, बीज में, डेवलपिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट बन रहा है, ये सब में फाइटोक्रोम मिलता है। और फाइटोक्रोम जो है दो तरीके के फॉर्म में मिलता है। एक जो है रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, जिसमें कि अगर लाल रोशनी पड़ती है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये लाल रोशनी, इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में कि जब लाल रोशनी पड़ती है तो उससे असर पड़ता है, क्योंकि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एक जो है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, जिसको कि PR से दिखाया जाता है, और दूसरा जो है फार रेड, मतलब जिनका वेवलेंथ रेड से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो फार रेड जिसको लाइट बोलते हैं, एक उसको एब्जॉर्ब करता है, तो जिसको PFR से दिखाया गया है। तो फाइटोक्रोम एक फार रेड वाला है, एक फाइटोक्रोम रेड वाला है। मतलब एक फाइटोक्रोम वो जो कि लाल रंग को एब्जॉर्ब करता है, एक फाइटोक्रोम जो कि फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो फाइटोक्रोम नॉर्मली ये दो तरह के पाए जाते हैं। जब ये PR वाला जो है, यानी कि रेड वाला जो फाइटोक्रोम है, ये जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है PFR फॉर्म में। तो रेड लाइट को जब ये PR जो है, जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फाइटोक्रोम मीडिएटेड फोटो रिस्पॉन्स इन प्लांट्स जो है, प्लांट में जो ये फाइटोक्रोम से जो कंट्रोल होने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। फोटो पीरियोडिज्म जो कि फाइटोक्रोम से कंट्रोल हो रहे हैं। एक तो फोटो पीरियोडिज्म यानी कि फ्लावर का होना ना होना, सीड का जर्मिनेशन, सेक्स का एक्सप्रेशन यानी कि मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट हो गया, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, राइजोम का बनना, लीफ का टूट के गिरना, एपिनेस्टी, फ्लावर का इंडक्शन, फ्लावर बनना, प्रोटीन सिंथेसिस, पिगमेंट का सिंथेसिस, पिगमेंट का बनना, ऑक्सीन का बनना, श्वसन, स्टोमाटल डिफरेंशिएशन, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि फाइटोक्रोम्स का जिनके ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि फाइटोक्रोम जो है लाइट एब्जॉर्बिंग है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इससे कंट्रोल हो रहा है कि फ्लावरिंग होगा नहीं होगा। तो होगा तो उसके आधार पर पौधे का आगे की जीवन शैली, आगे का जो जीवन काल है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी से नया प्लांट बनता है। तो फाइटोक्रोम जो है ये बहुत सारे रिस्पॉन्सेस फाइटोक्रोम कंट्रोल करता है, पौधे में बहुत सारे चीज़ कंट्रोल करता है। तो फोटो पीरियड रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, जो फोटो पीरियड बोला कि जितने देर का लाइट, जितने समय का लाइट हो, 8 घंटा हुआ, 10 घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ, जो कि किसी पौधे के लिए ज़रूरी है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो, इंड्यूस फ्लावरिंग, उसको बोला जाता है क्रिटिकल डे लेंथ। मतलब अगर मान लीजिए राइस में ये है कि राइस में हमको 8 घंटा का वो चाहिए, फ्लावरिंग है, लाइट चाहिए, या 10 घंटे का लाइट चाहिए जिसमें कि उससे फ्लावरिंग होगा, तो उसके लिए क्रिटिकल डे लेंथ वो 8 घंटा या 10 घंटा हुआ। तो जिस प्रकार के प्रजाति में जितने देर लाइट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उसमें फ्लावरिंग, कम से कम जितना समय लाइट की ज़रूरत है जिससे उसमें फ्लावरिंग होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अब इससे एक मिलता जुलता टर्म है वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन ये बोलता है कि ये एक तरह का कोल्ड ट्रीटमेंट है, यानी कि पौधे को या उसका बड को, जो कली है जिसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, या उसके सीड को या सीडलिंग को एक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर प्रोमोटिंग अर्ली फ्लावरिंग। तो एक तो फोटो पीरियड से भी कंट्रोल हो रहा है, फोटो पीरियड से कि पिगमेंट कौन सा है और कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको उससे कौन सा कि फ्लावरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक तो उससे कंट्रोल होता है। दूसरा एक बोलता है कि कुछ पौधों में ऐसा है कि कोल्ड ट्रीटमेंट देने से उसमें फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग इनिशिएट होता है, अर्ली, जल्दी आता है, तो इसको वर्नलाइजेशन बोल रहे हैं। तो वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि अर्ली फ्लावरिंग होता है। तो इसको चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ठंडा है तो चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग, जल्दी फ्लावर आने के लिए। तो ये जो टर्म है वर्नलाइजेशन, इस टर्म को लिसेनको ने दिया था 1928 में। लिसेनको एक रशियन बॉटनिस्ट थे, रशिया के एक साइंटिस्ट थे। लिसेनको के बारे में एक वो है कि लिसेनको जो है ये लामार्क की थ्योरी पे विश्वास करते थे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि जीवन काल में मनुष्य जो गुण या कोई भी प्राणी या पौधा जो गुण अपने अंदर लेता है वो गुण उसकी अगली पीढ़ी में जाते हैं, जो कि एक गलत थ्योरी है। तो लिसेनको उसी थ्योरी पे विश्वास करते थे और एक समय ऐसा आया था कि लिसेनको बहुत पावरफुल थे रशिया में और उन्होंने उस समय बाकी सब थ्योरी को खारिज कर दिया था और इसी थ्योरी को लोग मानने पर मजबूर थे।
और जो कि आप ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन में अगर आपको याद होगा, आपने वेबिलोव के बारे में पढ़ा था। वेबिलोव ने, जिनने सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया था, उनको लिसेनको ने जेल में डलवा दिया था, तो उनकी बाकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से थी। तो पर इन्होंने इस टर्म को, वर्नलाइजेशन टर्म को जो है लिसेनको ने दिया था। और इसमें वर्नलाइजेशन में क्या हो रहा है, अर्ली फ्लावरिंग हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ का जो पीरियड है, वो जो समय है, वो कम हो रहा है। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है उसमें अर्ली आ जा रहा है। रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि फ्लावर का फॉर्मेशन जो है वो अर्ली हो जाता है, तो वेजिटेटिव पीरियड जो है वो कट शॉर्ट हो जाता है, वो कट कम हो जा रहा है वर्नलाइजेशन से। तो कोल्ड स्टिमुलस ये जो दिया जाता है, मतलब इसको चिलिंग ट्रीटमेंट या ठंडा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये पौधा रिसीव कहाँ करता है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, वो जो अग्रभाग है, वो तने का अग्रभाग और जड़ का अग्रभाग, जहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ पर ये इसको रिस्पॉन्स को रिसीव करता है। और इसमें बोला जाता है कि एक तरह का वहाँ हार्मोन का सिंथेसिस होता है। तो चूंकि हार्मोन वहाँ सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए बोला जाता है कि रिसीव वहीं पर करता है इस स्टिमुलस को, ये जो दिया जाता है ट्रीटमेंट को, इसको वहीं पर पौधा समझता है या परसीव करता है। और उसमें एक फ्लोरल हार्मोन, एक हार्मोन वहाँ पे बनता है, जो कि दूसरे पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसमिट होता है, और फिर उसमें फ्लावरिंग का प्रोसेस इनिशिएशन होता है। तो वर्नलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है या चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि उसमें जल्दी फ्लावरिंग आ जाए। तो इससे वेजिटेटिव पीरियड उसका कट शॉर्ट हो जाता है। और इसका ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो उसको पौधा रिसीव कहाँ करता है, समझता कहाँ है, कौन से हिस्से में, तो एपिकल मेरिस्टेम वाले हिस्से में उसका असर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एक तरह का हार्मोन बनता है, जो कि हार्मोन फिर पौधे के दूसरे भागों में जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केस में कि ये जो आपका स्टिमुलस है, कोल्ड स्टिमुलस जो है, या इस तरह का ये जो प्रक्रिया है, जो एक पौधे से दूसरे पौधे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है ग्राफ्टिंग के द्वारा। यानी कि एक पौधे में जिसमें हमने स्टिमुलस दिया और मतलब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, तो वहाँ पे वो फ्लोरल हार्मोन सिक्रीशन हुआ और बना, और उसमें वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस पौधे को लेकर के अगर एक दूसरे पौधे में ग्राफ्टिंग किया जाए, तो ये वहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें जो हार्मोन बनता है, जिसको वर्नलिन नाम दिया गया है, तो वर्नलिन एक साइंटिस्ट थे मेल्शर्स, जिन्होंने इसको नाम दिया था वर्नलिन। तो बोलता है कि उसमें जो हार्मोन बनना चालू हो गया, तो अब उसको हम दूसरी जगह भी लगाते हैं, तो वहाँ भी वो हार्मोन का बनना चालू रहता है और ये प्रोसेस होता है। तो नेचर में बोलता है कि जो वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो अलग अलग पौधे में अलग अलग समय में होता है। जो एनुअल्स हैं, मतलब जो एक ही साल जो जीवित रहते हैं, एक सीज़न जीवित रहते हैं, उनमें वो जब बीज की अवस्था रहती है उसी समय ये होता है। और सीरियल्स जैसे कि जाड़े में लगाया जाने वाला जो गेहूँ है, उसमें बोलता है कि ये तभी इफ़ेक्टिव होता है वर्नलाइजेशन, अगर जो जर्मिनेटिंग सीड्स जो है, जो बीज जर्मिनेट कर रहा है, उग रहा है, अगर उसको ठंडा टेम्परेचर मिलता है, तो ये प्रोसेस इफ़ेक्टिव उसमें दिखता है, वर्नलाइजेशन का प्रोसेस। और जो सबसे सूटेबल टेम्परेचर है जिसमें कि वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो है 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एकदम कम टेम्परेचर पे वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है, यानी कि इस हार्मोन का बनने की प्रक्रिया जो है, वो ठीक से होती है। और इससे कम टेम्परेचर पे वो भी नहीं होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर 7 डिग्री से ज़्यादा देखा जाता है कि टेम्परेचर अगर हो जाता है, तो ये प्रक्रिया उतनी आसानी से ठीक से नहीं होती है। इससे होता क्या है, वर्नलाइजेशन होने से या क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो ये है कि ये वेजिटेटिव पीरियड, यानी कि उसके जीवन काल में जो वेजिटेटिव फेज़ है उसको कम कर देता है। तो जहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि बीज वगैरह है, फल बीज हैं, तो वहाँ पर ये अच्छा है अगर इस होने से। तो कोल्ड रेजिस्टेंस पौधों में बोलते हैं कि बढ़ाता है, कोल्ड के अगेंस्ट में, सर्दी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बढ़ाता है। और अगर एक नॉन वर्नलाइज्ड शूट एपेक्स, उसमें कैन बी इंड्यूस्ड टू फ्लावर बाय ग्राफ्टिंग द प्लांट विथ ए वर्नलाइज्ड प्लांट। मतलब एक ऐसा पौधा है जिसमें वर्नलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसमें अगर एक किसी ऐसा पौधे से जिसमें कि वर्नलाइजेशन हुआ है, वो अगर लाके इसमें ग्राफ्टिंग कर दिया जाए, तो इसमें भी वर्नलाइजेशन आ जाता है। तो वर्नलाइजेशन को देखा गया है बाद में अध्ययन करके कि ये जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो 3 जीन और आइडेंटिफाइड भी हैं,
जिसको कि VRN1, VRN2 और VRN3 बोला जाता है। तो वर्नलाइजेशन 1, 2, 3, तो ये देखा जाता है कि ये मेजर रोल प्ले करते हैं इस वर्नलाइजेशन प्रोसेस में, खास करके सीरियल्स ग्रेन में। मतलब ये जो है ऐसा कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जिससे कि वो एंजाइम, जिसको वर्नलिन एंजाइम बोला गया है, वो एंजाइम बनने की प्रक्रिया को ये जीन कंट्रोल करते हैं, तो जिससे कि वर्नलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल है और इससे क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कम हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ, तो जिससे कि जो रिप्रोडक्टिव फेज जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर पौधों में, क्योंकि फ्रूट या सीड ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगभग सारे पौधों में, तो वहाँ पर ये फ़ायदेमंद है वहाँ पर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी आ जाएगा तो हमको ईल्ड या पैदावार जो है वो जल्दी मिलेगा। वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से। और अभी हम जो देखेंगे वो है फैटी एसिड का, यानी कि वसा में जो फैटी एसिड्स होते हैं या वसा का, उसका अपचय कैसे होता है, जिसको कि बीटा ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है उसको हम देखेंगे, यानी कि वसा से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, किस तरीके से, कौन क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, उसके बारे में अभी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो लिपिड्स या वसा जिसको बोलते हैं, जैसा कि हम पहले लेक्चर में देखे हैं कि ये एक मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मेनली स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में वसा रहता है कोशिकाओं के अंदर, और इससे जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा ऊर्जा इसमें से प्राप्त होती है। तो इसको कह रहा है कि लिपिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उपापचय की दृष्टि से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो वसा जो है वो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो उपापचय की दृष्टि से या आपके मेटाबॉलिज्म के दृष्टि से अपचय जिससे ऊर्जा निकलती है उसकी दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट प्रकार के हैं वो है आपको ट्राइग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है, ये दोनों चीज़ जो है उपापचय की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जब उपापचय होता है तो इस तरह के वसा जो है वो ज़्यादा उसमें हिस्सा लेते हैं। और लिपिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि वसा जो है वो जब पहले टूटता है तो उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो इससे पहले जब हम रेस्पिरेशन वाला लेक्चर देख रहे थे तो उसमें हमने देखा है कि वसा का जो अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। और जब पहले ये टूटते हैं फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये पहले टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं, जिसको हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी कहा जाता है, उसके द्वारा ये बनते हैं। ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये आगे जाके फिर से आगे के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो कि अल्टीमेटली क्रेब्स चक्र में जा कर के एंट्री करते हैं और वहाँ इनसे फिर ऊर्जा निकलती है। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स या जिसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, ये हाइड्रोलिसिस इनका जो होता है, जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है वो है लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम ये वसा को या लिपिड के ऊपर ये एंजाइम काम करता है और काम करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो बनते हैं ये फर्दर इनका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो करके अल्टीमेटली जो है ऊर्जा निकलती है। तो वसा का जो प्रोसेस है उसको सिंपल वे में अगर देखेंगे हम, तो जो वसा है, वसा से ये टूट के ये फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है, और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये फर्दर आगे इनका ऑक्सीकरण होता है या इनका ऑक्सीडेशन होता है, और इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्टीमेटली जो है ये एनर्जी जो है यहाँ से निकलती है। तो ये सिंपल वे में, साधारण तरीके में हम देखें तो वसा जो है, वसा का ये प्रोसेस होता है। पहले ये टूटता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, फिर उनका ऑक्सीकरण होता है और फिर जो है ऊर्जा या एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉस्फोलाइपेज, जैसा कि लाइपेज एंजाइम है जो कि लिपिड के ऊपर काम करता है, तो लाइपेज एंजाइम है जो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसी तरीके से फॉस्फोलाइपेज जो है एंजाइम है जो कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर काम करता है। तो जो साधारण लिपिड मतलब जो वसा है उसके ऊपर जो एंजाइम काम करता है करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, वो एंजाइम है लाइपेज। और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, उनके ऊपर जो एंजाइम काम करता है वो है फॉस्फोलाइपेज।
तो फॉस्फोलाइपेज वो एंजाइम है जो उनके ऊपर काम करता है। हाइड्रोलाइटिक है, यानी कि पानी को जोड़ता है तो वो टूटता है, एक्टिंग ऑन फॉस्फोलिपिड्स स्प्लिटिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसको तोड़ता है दूसरे प्रोडक्ट्स में। और फैटी एसिड्स जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद मिलता है, यानी कि फैट का जब वसा का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो फैटी एसिड हमको मिलता है। फिर उनका अलग अलग टाइप का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसमें होती है, उनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उनका ऑक्सीकरण कई प्रकार से होता है। एक है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, एक है बीटा ऑक्सीडेशन और एक है ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो वसा जो है फैट, इसका पहले हाइड्रोलिसिस होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा, फैट को लाइपेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये जो फैटी एसिड या वसा अम्ल जो बनता है, ये फर्दर इसका ऑक्सीकरण का प्रक्रिया होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो 3 तरीके से होता है। एक है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, एक है बीटा ऑक्सीडेशन और एक है ओमेगा ऑक्सीडेशन। इसमें ये अल्फ़ा और ओमेगा ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। जो मेजर प्रोसेस होता है वो है बीटा ऑक्सीडेशन का। इसलिए फैट का जो ब्रेकडाउन है या वसा का जो अपचय की प्रक्रिया है, उसको उसके लिए बीटा ऑक्सीडेशन उसका समानार्थक शब्द के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बीटा ऑक्सीडेशन मतलब वसा का ऑक्सीडेशन, ऐसा माना जाता है। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका जो साइट है कोशिका के अंदर, जो जगह है कहाँ होता है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये एक फोटोग्राफ है जिससे आप थोड़ा समझ सकते हैं इसको, कि ये एक वसा अम्ल है, फैटी एसिड है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन का एक वसा अम्ल है। इस वसा अम्ल का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें 16 कार्बन है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन अणु होते हैं, तो 16 से 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। तो एक वसा अम्ल का जब ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें 16 कार्बन है तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। इसी तरह से अगर 14 कार्बन वाला होगा तो 7 बनेगा, 20 कार्बन वाला होगा तो 10 बनेगा। तो ऐसा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम में साइट्रिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में जाता है। अगर आप ग्लाइकोलिसिस को याद करेंगे और क्रेब्स साइकिल को याद करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड बनता है। वो पायरुविक एसिड उसका एक और स्टेप होता है जो जब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में और यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट होता है, वो ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ करके साइट्रिक एसिड बनता है, जो कि पहला कंपाउंड होता है, जिससे इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में फैट के ऑक्सीडेशन से भी आता है, वसा के ऑक्सीडेशन से वो यहाँ आता है। उसके बाद जैसा जो क्रेब्स साइकिल हम रेस्पिरेशन में, कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेशन में देखें, वही सेम क्रेब्स साइकिल चलता है और ऊर्जा निकलती है, वही NADH FADH निकलता है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो। तो यहाँ के बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जो कि रेस्पिरेशन के हम ग्लूकोज के रेस्पिरेशन में देखे हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिफरेंस जो है वो यहीं पर है। वहाँ पर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होने के बाद अल्टीमेटली पायरुविक एसिड और उससे ये बनता है, और यहाँ पर फैट का जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी सेम रहती है। मैमेलियन हार्ट, मतलब जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनका जो हार्ट है यानी कि जो दिल है और लीवर जो है, उसमें बोलता है कि एज मच एज 80% ऑफ द एनर्जेटिक नीड्स जो है वो इसी बीटा ऑक्सीडेशन से पूरा होता है। मतलब जो लीवर और हार्ट जो है वहाँ पे मेनली जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ही उसकी ऊर्जा की ये पूरी की जाती है। और एंजाइम्स जो इसके लिए ज़रूरी हैं, फैटी एसिड के या वसा अम्ल के ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम ज़रूरत हैं एनिमल सेल में, वो सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रहते हैं, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक जो इसका जो प्रोसेस है और नॉर्मली ये होता है कि जो फैटी एसिड है या जो वसा अम्ल है वो एक कोएंजाइम ए के साथ, एक कोएंजाइम ए एक एंजाइम है जिसके साथ एक यौगिक है जिसके साथ ये जुड़ता है ATP की उपस्थिति में, और इससे क्या बनता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो ये फैटी एसिड या वसा अम्ल, सबसे पहले क्या होगा, फैट जो है वसा ये टूटेगा किस में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में
ये फैटी एसिड जो है ये कोएंजाइम ए के साथ जुड़ेगा एटीपी की उपस्थिति में, माने एटीपी का इस्तेमाल करेगा और उससे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको फैट का एक्टिवेशन बोला जाता है कि फैटी एसिड जो है उसका एक्टिवेशन है। फैटी एसिड जब तक ये स्टेज में नहीं आता है ये फर्दर आगे ये नहीं जा सकता है। सीधा सीधा फैटी एसिड जो है वो टूट के कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बनता है जो कि क्रेब्स साइकिल में जा सकता है। तो पहले इसको एक फॉर्म में चेंज होता है फैटी एसाइल कोएंजाइम में, तभी ये जो है आगे इसका प्रोसेस हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इसका एक और भी कारण है, फैटी एसिड जो है वसा अम्ल वो सीधे सीधे झिल्ली को पार करके माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर नहीं जा सकता है। उसके लिए इसको इस फॉर्म में चेंज होना ज़रूरी है। जब तक वो इस फॉर्म में बदलता नहीं है तब तक वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो जब फैटी एसिड अब एक्टिवेट हो गया है इसके बाद ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में अब माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाता है और वहाँ वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इस एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इसके बिना ये फैटी एसिड आगे इसका काम नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के एक बार अंदर चला गया वहाँ पर फैटी एसाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है अब क्रेब्स साइकिल में, जैसा कि हम पहले लेक्चर में देखे हैं, वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन होता है और ऊर्जा जो है वो निकलती है। तो फैटी एसिड पहले फैट से फैटी एसिड बनेगा, फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वहाँ वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा और फिर जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा और ऊर्जा निकलेगी। तो जब एक साइकिल का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल जब होता है तो बोलता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH और एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और 4 ATP बनता है। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जाता है तो वहाँ पर 10 ATP बनता है। तो यहाँ से 4 ATP और वहाँ से 10 ATP और फिर इस NADH से भी ATP, तो NADH और FADH से भी ATP बनते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है उससे ATP का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मली जब एक साइकिल चलता है तो उसमें 4 ATP बन रहा है और एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब प्रोसेस में जाता है तो 10 ATP बनता है। तो अब ATP का एक लेखा जोखा अगर हम हिसाब देखें तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ATP का हिसाब किताब क्या रहता है। तो नॉर्मली अगर हम एक साइट्रिक एसिड साइकिल को देखें तो उसमें जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसमें शुरू में 2 ATP, हमको अगर याद हो तो 2 ATP खर्च होता है और 2 ATP बनता है। तो वहाँ जो है ओवरऑल जो है वो 2 ATP का गेन होता है और एक NADH मॉलिक्यूल बनता है। तो 2 NADH बनता है तो एक NADH से 2.5 ATP बोलते हैं बनता है, तो 2 NADH से 5 ATP बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यानी कि ये जो पहला 4 स्टेप है जो कि ग्लाइकोलिसिस का है, इसमें 2 ATP खर्च होता है और 4 ATP बनता है। तो ये 2 ATP खर्च हुआ और 4 ATP बना, तो 4 में से 2 निकल गया, तो नेट जो है 2 ATP का हमको गेन होता है। और यहाँ से NADH से हमको 5 ATP मिलता है। तो यहाँ 5 और 2 7 ATP हमको ग्लाइकोलिसिस से मिलता है। और जब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं क्रेब्स साइकिल का, तो वहाँ 2 ATP बनता है, 2 NADH, 2 NADH, 2 NADH, 3 जगह NADH बन रहा है और एक GTP से ATP बनता है FADH से। तो टोटल जो है वहाँ पर अगर सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल जो है वो 32 ATP हमको लगभग मिलता है इस ATP से। पुराने बुक्स में आप देखेंगे तो ये 38 ATP दिया हुआ है, 38 ATP, लेकिन 38 ATP वाला कंडीशन एक्चुअली रहता नहीं है। तो ये बाद में इसको मॉडिफाई किया गया है। ये टोटल जो है करीब 32 ATP यहाँ पे मिलता है। अगर हम फैट की बात करें तो फैट में मान लीजिए एक 16 कार्बन का अगर एक फैटी एसिड है तो उसमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनेगा तो जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में जो है NADH और FADH से जो है ना टोटल 10 ATP मिलता है। तो अगर 8 है तो वहाँ 8
इंटू 8 इंटू 10 80 ATP वहीं से मिलता है। और इसके अलावा अगर ये वाला ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तो वहाँ नहीं होगा फैट के केस में, वहाँ 4 ATP और मिलेगा, वहाँ से 4 ATP कुल मिला करके और सारे प्रोसेस को अगर जोड़े तो अगर एक 16 कार्बन का कंपाउंड है तो वहाँ करीब 108 ATP का प्रोडक्शन होता है अगर एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है तो 16 कार्बन का अगर फैटी एसिड है तो उसमें से करीब 108 ATP मिलता है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक टूटता है तो उसमें 32 ATP टोटल मिल रहा है, और वहीं अगर एक 16 कार्बन का फैटी एसिड टूटता है तो उसमें 108 ATP मिलता है। तो इसमें से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि जो स्टोरेज मटेरियल है, जो स्टोर फॉर्म में जो रहता है प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो मोस्टली स्टोर के लिए फ़ैट को ही इस्तेमाल किया जाता है। फ़ैट का अणु ही स्टोरेज अणु के रूप में जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसमें फ़ैट को ही चुना गया है। प्रकृति ने इसी को चुना है क्योंकि इसमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक कार्बोहाइड्रेट को और फैट को कंपेयर करेंगे तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा इसमें रहती है। तो इसलिए इसी को स्टोरेज मटेरियल के तौर पे जहाँ भी है वो फैट ही इस्तेमाल किया जाता है, फैट का अणु ही। तो ये नेचर का चॉइस है। तो ये ATP का हिसाब किताब है कि अगर ATP को हम देखेंगे तो ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उससे 32 ATP मिलता है। तो फैट का ऑक्सीडेशन में जैसे हमने देखा कि जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो फैट का सबसे पहले वसा जो है वो टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद जो फैटी एसिड जो निकला उसका एक्टिवेशन होगा, उसमें कोएंजाइम A जुड़ेगा तो वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। वो फैटी एसिड जब एक्टिवेटेड हो जाता है यानी कि उसमें कोएंजाइम A जुड़ता है, तभी वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली को पार करके अंदर जा सकता है। एक बार वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो फैटी एसाइल कोएंजाइम A से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, जो कि आगे क्रेब्स साइकिल में जाता है। और फिर क्रेब्स साइकिल जैसा कि हम ग्लूकोज में देखे हैं वही सेम क्रेब्स साइकिल चलता है और वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है और ऊर्जा निकलती है। तो ये था फैट के उपापचय के बारे में, फैट के अपचय के बारे में। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म।